अगर ये इंसान आज यहाँ पर नहीं होता तो हम सभी लोग अपनी बाकी की जिंदगी एक टॉय बनकर जी रहे होते और हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी क्या होती। योद्धाओं, जरा इस आदमी को ध्यान से देखो। और उसॉप के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की तरफ उठाने लगता है। जरा देखो इसे, ये वही हीरो है जिसने हमारी जान बचाई है और इसका नाम है कैप्टन उसॉप। जिसे सुनकर सभी लोग कैप्टन उसॉप के नारे लगाने लगते हैं। कैप्टन उसॉप, तुम्हारा शुक्रिया। और इसी बीच साबो के उस अटैक की वजह से अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट के ऊपर वो चट्टान टूटने लगती है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? और वो जायंट फिश और कोलोसियम में लड़ रहे सभी लोग एक के बाद एक गिरने लगते हैं और ऊपर से सूरज की रोशनी सीधा उस के ऊपर गिरने लगती है, जिसे देखकर एक आदमी कहने लगता है, अरे ये तो स्वर्ग की रोशनी की तरह लग रहा है। अब ये मत कहना कि ये स्वर्ग से आया हुआ कोई मसीहा है। और उस पर सूरज की रोशनी ऐसे गिरती है जिससे देखने वाले को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई स्पिरिचुअल लाइट गिर रही है। क्या हमने अभी कोई चमत्कार देखा? और कुछ लोग उस को देखकर रोने लगते हैं। अरे ये तो अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता है, ये तो किसी भगवान के जैसा लग रहा है। जिसे देखकर कैवेंडिश भी हैरान हो जाता है। अरे जरा ध्यान से देखो, गॉड उसॉप हमसे कुछ कहना चाहते हैं। और उसॉप अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कह कुछ और ही रहा होता है, पर इन सभी को सुनाई देता है कि तुम लोग मेरे द्वारा गाइड किए जाओगे, जिसे देखकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं। तो आपको सच में हेवन से भेजा गया है, हाँ, ताकि आप हमें बचा सके ईश्वर। और सारे सोल्जर्स उसॉप को गॉड उसॉप कहकर पुकारने लगते हैं। भगवान उसॉप की जय हो, भगवान उसॉप की जय हो, भगवान उसॉप की जय हो। उसलैंड, उसलैंड, उसलैंड। गॉड उसॉप, प्लीज हमें बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और उसॉप की आंखें खुल जाती हैं और अपने दिमाग के घोड़े चलाकर इन सभी से कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम लोग मेरे पीछे मौजूद इस स्माइल फैक्ट्री को तोड़ दो और इनके अंदर जो छोटे लोग मौजूद हैं उन सभी को आजाद कर दो। जैसा आप कहे सर। चारों तरफ गॉड उसॉप के नारे लग रहे होते हैं। आखिर इन लोगों की दिक्कत क्या है? हाँ, अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक चलो छोड़ो। हाँ। अब इसके बाद हम रेबेका और साबो को देखते हैं। तुम कौन हो? और कोआला भी यहाँ पर आ जाती है और ये तीनों उस अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स उस स्माइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अरे ये क्या तुम सच में उसे डिस्ट्रॉय करने वाले हो? और ट्रेबल शुगर को लेकर यहाँ से जाने लगता है। मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा। और यहाँ पर बर्जेस उस मलबे से बाहर निकलता है। वो तो स्ट्रॉ हैट नहीं था, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उस फ्रूट को खाने की जो कि मेरा था। और डियामांटे भी टेंशन में आ जाता है कि अब ये सब कुछ ये डोफी को कैसे बताएगा। और साबो, कोआला और रेबेका एक्स से मिलते हैं और ट्रेड पोर्ट को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी है। और रेबेका की नजर साबो पर जाती है। यार मुझसे तो फायर कंट्रोल ही नहीं हो रही। एक्सक्यूज मी, तुम? पर तभी बार्टोलोमियो यहाँ पर आ जाता है। लूफी भाई, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आखिर तुम हो कौन? और हम पहली बार साबो का फेस देखते हैं। मेरा नाम साबो है और गाइस ये तीनों ही रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स हैं और साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ है। क्या रेवोल्यूशनरी आर्मी? तो फिर जो पहला वाला लूसी था, क्या वो भी एक मेंबर है? पहले वाले लूसी के ऊपर 400 मिलियन की बाउंटी है, जो कि एक दिन किंग ऑफ द पायरेट्स भी बनने वाला है और उसका नाम है स्ट्रॉ हैट लूफी। क्या एक पायरेट? हाँ, तुमने सही सुना। और वो मेरा भाई भी है, तो तुम उसका ख्याल रखना। जिसे सुनकर रेबेका चौंक जाती है। वो एक अच्छा लड़का है ना? और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर एस और साबो अपने उसी ट्रेजर वाले ट्री के ऊपर बैठे होते हैं और लूफी इनकी बातें सुन लेता है। दोस्तों, क्या तुम लोग पायरेट्स बनने वाले हो क्या? मैं अभी एक दिन पायरेट जरूर बनूंगा। और लूफी इस बात को बहुत खुशी के साथ कहता है और हमें इनकी पास्ट की कुछ मेमोरीज को दिखाया जाता है, जो कि हमने पिछले आर्क्स में देखे थे, जहाँ पर ये तीनों मिलकर साथ में बहुत ज्यादा मस्ती किया करते थे। जिसके बाद रेबेका इन लोगों से पूछती है कि आखिर रेवोल्यूशनरी आर्मी को ऐसी कौन सी चीज इस कंट्री में खींच लाई, जिस पर हैक एक बॉक्स को पंच मार के तोड़ देता है, जिसके अंदर बहुत सारे हथियार और बारूद होता है। ये वही चीजें हैं जो कि पूरी दुनिया से यहाँ पर सप्लाई की जाती है, जिससे कि जंग लड़ी जाती है। और हम बस इसी सप्लाई को रोकने के लिए यहाँ पर आए हैं, ताकि दुनिया में और जंग ना हो सके और किसी भी मासूम और बेगुनाह की जान ना जाए। और कोआला बोलती है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स को यहाँ पर पहले भी भेजा गया है, पर उन लोगों के टॉयज में बदल जाने के बाद उनके बारे में हम सभी लोग भूल चुके थे और इसी वजह से हमें इस ब्लैक मार्केट के बारे में कभी भी पता नहीं चल पाया। और पीछे से साबो को देखकर एक सोल्जर कहने लगता है, ये तो साबु नहीं है क्या? पर आखिर यहाँ पर करके रहा है? पर मुझे लगता है कि वो लोग वेपन्स को कहीं और ही बनाते हैं। आखिर ये हथियार आते कहाँ से हैं? और अगर हमने इसका पता लगा लिया तो ड्रैगन सान हमसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। और गाइस, ये वेपन कहाँ से आते हैं इसके बारे में हमें वानो आर्क में पता चलेगा, जो कि हम आगे के पार्ट्स में देखने वाले हैं। इसके बाद हम जोरो को देखते हैं और नोटिस करता है कि ड्रेस रोजा में हाहाकार मच चुकी है। अरे यार, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? ये सब छोड़ो, आखिर वो आदमी चला कहाँ गया? और यहाँ पर किनेमोन उस लिफ्ट के जरिए अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट में चला जाता है, पर इसकी बुरी किस्मत ये गलत टाइम पर यहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि यहाँ के सारे टॉयज जो कि अब इंसान में बदल चुके हैं, डोफ्लामिंगो को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और किनेमोन जो कि अभी डोफ्लामिंगो के गेटअप में है, ये लोग इसे डोफ्लामिंगो समझकर इसके पीछे पड़ जाते हैं और इस पर अंधाधुन फायरिंग करने लगते हैं। पर जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि किनेमोन यहाँ से गायब हो चुका है और सभी लोग इसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चले जाते हैं और किनेमोन उस रूफ टॉप पर चिपक गया होता है। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आखिर ये लोग अपने ही डोफ्लामिंगो पर हमला क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन एसओपी सक्सेसफुल रहा? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्या बात है, सुनिए, शाबाश। अगर सच में ऐसी ही बात है तो फिर अब तुम्हें अपने असली रूप में आ जाना चाहिए, नहीं तो वो लोग तुम्हारे पीछे फिर से पड़ जाएंगे। और किनेमोन वापस से अपने असली रूप में आ जाता है और कांजीरो को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर रॉबिन कोआला
से जाकर मिलती है और साबो और हेक से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रॉबिन को देखकर बार्टोलोमियो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रॉबिन सेनपाई, साबो, क्या तुम लूफी से मिले हो? हाँ। क्या ये ठीक रहेगा? अरे हाँ, तुम चिंता मत करो, ये हमारे ही क्रू का एक मेंबर है, इसका नाम है उसाप। उसाप? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ये नाम कहीं नहीं सुना। और स्नाइपर किंग और उसाप के फेस को मिलाने लगता है। अरे अब ये मत कहना कि है। और रॉयल पैलेस के अंदर कीरोस और बफेलो के बीच में फाइट चल रही होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर के साथ ऐसा करने की? हाँ, पर कीरोस इसे उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देता है और यहाँ पर लूफी लॉ के पास आ जाता है। लॉ, शुक्र है तुम ठीक हो, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। और लूफी को देखकर लॉ हैरान हो जाता है, तुम अब तक जिंदा हो? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो स्ट्रॉ हैट? और क्या तुमने फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया क्या? और लूफी और वॉलेट के पीछे ग्लैडियस भी पड़ा हुआ होता है और ग्लैडियस डोफ्लामिंगो की ऐसी हालत को देखकर चौंक जाता है। यंग मास्टर को क्या हो गया? और कीरोस किंग रिको को आजाद कर देता है। स्ट्रॉ हैट, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लॉ, थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी तुम्हें यहाँ से आजाद कर देता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, पर हमारे बीच जो अलायंस हुई थी वो अब नहीं रही। यार कितने सेल्फिश हो तुम, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सारे डिसीजंस मैं लूंगा, समझ गए ना कि तुम, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। तो फिर तो तुम मुझसे भी बड़े मतलबी हुए। और लूफी उस सी प्रिज्म स्टोन को खोलने में हिचकिचाने लगता है और तभी डोफ्लामिंगो हंसने लग जाता है और नीचे से पीका इन पर अटैक कर देता है और लूफी और ये सभी लोग डोफ्लामिंगो को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। जब से वो टॉयज आजाद हुए हैं, इस कंट्री की हालत खराब हो चुकी है और मैं नहीं जानता कि वो रेवोल्यूशनरी आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है। और रॉयल पैलेस के अंदर भी सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है और मेरे पास बर्ड केज को यूज करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। और बर्ड केज का नाम सुनकर लॉ की सांसें थम जाती हैं। क्या बर्ड केज? और यहाँ पर स्माइल फैक्ट्री के अंदर, अरे अब हमारा क्या होगा? सभी एक्सटॉयज यहाँ पर आ रहे हैं इस फैक्ट्री को तबाह करने के लिए। चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा और वो लोग तब तक अंदर नहीं आ सकते हैं जब तक उनके पास इस डोर की चाबी ना हो। और ये फैक्ट्री हमारे यंग मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर ये पूरी सीलिंग भी टूट जाती है तब इस स्माइल फैक्ट्री के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं आएगा। और डियामांटे और ट्रेबल इस फैक्ट्री को गार्ड कर रहे होते हैं और सारे सोल्जर्स इन दोनों पर हमला कर देते हैं, पर इन दोनों के अटैक्स का इन पर कोई भी असर नहीं होता है। जिसके बाद डियामांटे और ट्रेबल मिलकर इन सभी लोगों को एक ही बार में हरा देते हैं। और यहाँ पर सड़कों के ऊपर आम लोग डोफ्लामिंगो के सोल्जर्स के साथ लड़ रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों को डोफ्लामिंगो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि डोफ्लामिंगो ने 10 सालों से इन्हें बेवकूफ बनाया। और रॉयल पैलेस के अंदर मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, जिस पर कीरोस इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। डोफ्लामिंगो, आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? और तभी डोफ्लामिंगो की एक और बॉडी कीरोस के पीछे आकर इससे कहने लगती है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि एक इंसान को कैसे मारा जाता है? और कीरोस पर अपनी एक जोरदार किक से हमला कर देता है और इसके एक ही अटैक से रॉयल पैलेस के टॉप का हिस्सा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और दूसरा हिस्सा नीचे जमीन पर जाकर गिरता है। पर लूफी एन मौके पर आकर कीरोस को बचा लेता है, जिसके बाद डोफ्लामिंगो की असली और वो स्ट्रिंग वाली बॉडी दोनों मिलकर लूफी पर अपनी स्ट्रिंग से हमला कर देते हैं। पर तभी कीरोस को लेकर इस हमले से बच जाता है, जिसके बाद लूफी दौड़कर गम जेडो गटलिंग का यूज करके डोफ्लामिंगो पर हमला कर देता है और लूफी लगातार डोफ्लामिंगो के आर्मामेंट के ऊपर हमला करता जाता है। जिसके बाद डोफ्लामिंगो अपनी सेकंड बॉडी का यूज करके लूफी के पीछे से हमला करता है, जिससे कि लूफी थोड़ा सा घायल हो जाता है और अपनी रियल बॉडी का यूज करके लूफी के चेहरे के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि लूफी दूर जाकर गिरता है। और डोफ्लामिंगो की ये सेकंड बॉडी उसके स्ट्रिंग्स से बनी होती है। किंग रिको, क्या तुम्हें याद है 10 साल पहले क्या हुआ था? जिस रात तुमने अपने ही हाथों से अपने सारे इनोसेंट सिटीजन्स को मार दिया था। भला मैं वो सब कुछ कैसे भूल सकता हूँ? और आज उससे भी भयानक कुछ होने वाला है। पीका, इन सभी को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो। और पीका इन सभी को उठाकर पैलेस से बाहर फेंक देता है। अब वक्त आ चुका है कि इन सभी का अंत किया जाए। और ऐसा बोलकर डोफ्लामिंगो अपनी एक उंगली को आसमान की तरफ करता है और ड्रेसरोसा के आसमान की तरफ बहुत सारी स्ट्रिंग्स निकलने लगती हैं और उन थ्रेड्स को देखकर लॉ बुरी तरह से डर जाता है। ये शुरू हो गया द बर्ड केज। और ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स सीधा ड्रेसरोसा के आसमान में जाकर चारों तरफ फैलने लगती हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। पर इसके अगले ही पल सारी स्ट्रिंग्स ड्रेसरोसा को घेर लेती हैं और ये सब देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए और यहाँ से भागने लगता है। पर जैसे ही उन स्ट्रिंग्स से टकरा जाता है, इसके फेस के ऊपर कट लग जाता है और कुछ लोग इन स्ट्रिंग्स को तोड़ने के लिए कैनन से हमला करते हैं, पर इन कैनन्स के ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और यहाँ पर लूफी लॉ से पूछता है कि ये बर्ड केज क्या है। इससे पहले कि ड्रेसरोसा का एक काला सच पूरी दुनिया के सामने आ जाए, डोफ्लामिंगो इस पूरे आइलैंड को ही तबाह करने वाला है और इसके साथ साथ इस आइलैंड पर मौजूद सभी लोगों को भी। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और असल में ये चीज बिल्कुल किसी पिंजरे की तरह ही होती है जिसने पूरी ड्रेसरोसा को कवर कर रखा है। जिसके बाद हम उसी वाइस एडमिरल को देखते हैं। ये क्या चीज है? सर, मैं हेडक्वार्टर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही हम अपने नेवी बेस से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। और डोफ्लामिंगो अपनी घिनौनी चाल फिर से चल देता है और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर अपनी पपेट टेक्निक का यूज करने लगता है। और जैसे ही फूजितोरा के ऊपर अपनी इस टेक्निक का यूज करता है, फूजितोरा उन स्ट्रिंग्स को पकड़ लेता है और समझ जाता है कि ये सब कुछ डोफ्लामिंगो का किया धरा है। और इसके इस पपेट टेक्निक की वजह से सभी लोग एक दूसरे को ही मारना शुरू कर देते हैं। और नेवी के ऑफिसर्स कहते हैं कि प्लीज सभी लोग यहाँ से चले जाओ, हमारी बॉडीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। और 10 साल पहले हुआ सीन दोबारा से रिपीट होने लगता है। डोफ्लामिंगो ये सारी चाल चल रहा होता है और लोगों से अपने ही लोगों को मरवाना शुरू कर देता है। चारों तरफ से यही न्यूज आने लगती है कि रैंडमली लोग एक दूसरे के ऊपर ही हमला करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ तक कि
नेवी के सोल्जर्स भी आम सिविलियंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके हैं और तभी पीका रॉयल पैलेस को उठाकर यहाँ से दूर ले जाने लगता है। ये सब देखकर लूफी चौंक जाता है। ये चल क्या रहा है और रॉयल पैलेस हमसे दूर क्यों जा रहा है? ये सब कुछ पीका कर रहा है। और पीका उस स्माइल फैक्ट्री को भी ऊपर की तरफ ले जाने लगता है और उसके ऐसा करने की वजह से ड्रेस रोजा की पूरी ज्योग्राफी ही चेंज हो जाती है और लोगों के घर मकान पूरी तरह से इधर उधर हो जाते हैं। और कुछ देर बाद डोफ्लामिंगो एक ट्रांसपोंडर स्नेल के जरिए ड्रेस रोजा के सभी सिटीजन्स से कहने लगता है और इसकी ये सारी बातें यहाँ पर एक वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल के जरिए ब्रॉडकास्ट की जाती हैं। ड्रेस रोजा के लोग, अगर मैं चाहता तो मैं अपनी ताकत के जरिए तुम सभी पर रूल कर सकता था और अब जब क्योंकि तुम सभी को मेरे सच के बारे में पता चल चुका है तो तुम में से बहुत सारे लोग मुझे जान से मारना चाहते होंगे, इसलिए मैंने तुम सभी के लिए एक गेम को तैयार किया है और ये गेम ये है कि तुम सभी को मिलकर मुझे मारना होगा। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं रॉयल पैलेस के ऊपर हूँ, ना ही मैं भागने वाला हूँ और ना ही छुपने वाला हूँ। अगर तुम मेरी जान ले सकते हो तो ये गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा, पर मेरे पास इस गेम को खत्म करने का एक और चारा है कि अब तुम उन लोगों को मारोगे जिनका नाम मैं अभी लेने वाला हूँ और मैं उनमें से किसी एक को मारने पर भी तुम एक बहुत ही बड़ा इनाम देने वाला हूँ। या तो मारो या फिर मारे जाओ। और अपना हाथ हवा में उठाकर कहता है अब से इस कंट्री में हर कोई शिकारी है। और ये सब देखकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुम लोग किसी को मार कर ही सर्वाइव कर सकते हो। और ड्रेस रोजा के अंदर सभी लोग उस बर्ड केज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर इस कोशिश के दौरान उनकी तलवारें ही टूट जाती हैं, पर इस बर्ड केज को खरोंच तक नहीं आती है। और ड्रेस रोजा के अंदर हम उन सभी लोगों को भी देखते हैं जो कि डोफ्लामिंगो की पपेट टेक्निक के अंदर आ चुके हैं और अपने ही लोगों को बेरहमी से मार रहे होते हैं। पूरे ड्रेस रोजा में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक माहौल बन जाता है, चारों तरफ लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं और हर जगह पर धमाके हो रहे होते हैं और ये सब कुछ डोफ्लामिंगो रूफ टॉप पर खड़े होकर देख रहा होता है। अब ना ही कोई इस बर्ड केज के अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है, ना ही बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सकते हो। तुम सभी लोग अब यहाँ पर मारे जाने वाले हो और किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा और तुम्हारे अपने ही पड़ोसी तुम्हारी जान के पीछे पड़े होंगे। आप लोग जितना चाहे भाग सकते हैं पर तुम सभी लोग बर्ड केज से कभी नहीं बच सकते। और यहाँ पर किनेमॉन रॉबिन से जाकर मिलता है और बार्टोलोमियो उस सब के स्नाइपर किंग वाले पोस्टर को और इसके फेस को मैच कर रहा होता है। रॉबिन्सन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ये आदमी स्नाइपर किंग जैसा लग रहा है। इसका नाम उसप है। जिसे सुनकर बार्टोलोमियो पागलों की तरह चिल्लाते हुए एनिस लॉबी में हुए उस इंसिडेंट के बारे में सभी को बताने लगता है। और ड्रेस रोजा के अंदर सभी लोगों को रियलाइज हो जाता है कि उस रात किंग रीकू मजबूर थे, उनका अपनी खुद की बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था और अपने सिटीजन्स की चिल्लाती हुई इस आवाज को सुनकर किंग रीकू को वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो कि आज से 10 साल पहले हुई थी और किंग रीकू रोने लगते हैं। रुक जाओ डोफ्लामिंगो, प्लीज ऐसा मत करो। जरा गौर से सोचिए, या तो आप लोग मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ जाइए या तो डॉन क्यूटी फैमिली की साइड को ज्वाइन कर लीजिए और उन 12 बेवकूफों को मार डालिए जो कि मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं हर स्टार के लिए 100 मिलियन बेरीज पे करूंगा। और इस इनाम को सुनकर कुछ लोग लालच में आ जाते हैं। ये वही सभी लोग हैं जो कि ड्रेस रोजा के क्रिमिनल्स हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी का नाम लूंगा जिनके ऊपर 1 स्टार है, जो कि है रेबेका, रॉबिन, किनेमॉन, वॉयलेट और फ्रैंकी। और इन सभी की फोटोज ट्रांसपोंडर स्नेल के जरिए ड्रेस रोजा में दिखा देता है, जिसके बाद हमें 2 स्टार रेटिंग्स वालों को दिखाया जाता है जो कि है किनेमॉन और जोरो। इसके बाद 3 स्टार वाले लोगों को दिखाता है जो कि है साबो, लूफी, लॉ और किंग रीकू, जिन्हें मारने पर इन सभी को 300 मिलियन बेरीज मिलने वाली हैं। और साबो अपनी पोस्टर को देखकर कहने लगता है, ये क्या, इन लोगों ने तो मुझे भी टारगेट कर लिया। और उन सभी के पोस्टर्स को देखकर उसप अपने मन में कहता है, शुक्र है इन लोगों को मेरे बारे में कुछ नहीं पता चला। और ऐसा बोलकर उसप राहत की सांस लेने लगता है। पर एक ऐसा आदमी भी है जिसने आज मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया है और ये उसी की गलती है जिसकी वजह से आज तुम सभी को ये खूनी खेल खेलना होगा। और ये सारी बातें सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। और जो भी इस इंसान को मारेगा उसे 500 मिलियन बेरीज दी जाएंगी, जो कि है स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का गॉड उसप, जिसे कि 5 की रेटिंग्स दी जाती है। फंस गया भाई उसप। और उसप को पोस्टर देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। लूफी और जोरो भी हैरान हो जाते हैं और अपने नाम के आगे 5 स्टार्स देखकर उसप की आंखें बाहर ही आ जाती हैं। 5 बेचारा भाई फंस गए। और सभी लोग खतरनाक नजरों से उसप की तरफ देखने लगते हैं और गॉड उसप को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अरे ये क्या यार, अभी कुछ देर पहले ये लोग मेरी पूजा कर रहे थे और अब देखो जरा, मतलब कहीं के। और टोंटाटा किंगडम के लोग उसप को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं और साबू, रॉबिन और बाकी सभी लोग भी यहाँ से भागने लगते हैं। और किनेमॉन कांजीरो को ढूंढने के लिए जंक यार्ड में चला जाता है। अब यहाँ तो तुम लोग मुझे मार दो या इन 12 लोगों को मार दो, अब खेल शुरू होता है। और यहाँ पर फ्रैंकी के पीछे सभी लोग पड़ जाते हैं और भागते हुए कहता है, शुक्र है उसप आज ने अपना काम कर दिया, ते हुण मेरी बारी है, मैं इस फैक्ट्री ਨੂੰ ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और यहाँ पर डियामांटे और ट्रेबल को डोफ्लामिंगो का कॉल आता है और इन दोनों को अपने पैलेस के ऊपर बुला लेता है। और यहाँ पर रॉबिन को जोरो का कॉल आता है, रॉबिन मैं लूफी के साथ हूँ और अभी हम लोग किंग्स प्लेटू के ऊपर मौजूद है। हेलो रॉबिन, हेलो, क्या ये तुम हो? तुमने देखा ना डोफ्लामिंगो कितना बड़ा बेवकूफ है, तुमने देखा ना, उसने उसप को भी वहाँ पर रख दिया। मुझे उसप के लिए बुरा लग रहा है। रेबेका का नाम भी लिस्ट में था, मैं उम्मीद करता हूँ कि रेबेका सुरक्षित रहेगी। लूसी, मैं यहाँ पर हूँ। लूसी, वो टॉय सोल्जर भी इंसान में बदल चुका होगा है ना? मुझे बताओ आखिर वो कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? क्या मतलब है भाई? आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो एक पैर का टॉय सोल्जर असल में तुम्हारा पिता है। और ये सुनकर रेबेका यहीं पर रुक जाती है। ये वही लेजेंडरी ग्लैडिएटर है जिसका स्टैचू कोलोसियम के अंदर रखा गया है। जिससे सुनकर
रेबेका अपने पास्ट के बारे में याद करने लगती है, जहाँ पर उस टॉय सोल्जर ने बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा होता है। और रेबेका रोने लगती है जैसा कि मैंने सोचा था। और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रेबेका रोने लगती है। रेबेका, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मेरी बात गौर से सुनो। मैं उस टॉय सोल्जर को मरने नहीं दूंगा और मुझे बुरा लग रहा है, पर मैं तुम्हें फ्लेयर फ्रूट नहीं दे सकता, पर उसके बदले मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं डोफ्लामिंगो की बैंड बजा दूंगा। तब तक तुम मेरे दोस्तों के साथ रहना, ठीक है ना? और मैं बहुत ही जल्द इस स्टूपिड सी गेम को खत्म करने वाला हूँ, तब तक के लिए प्लीज सर्वाइव कर जाना, ठीक है ना? और लूफी की ये सारी बातें यहाँ पर मौजूद सभी लोग सुन रहे होते हैं और लूफी पैलेस की तरफ देखता है। मिंगो, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और इसी के साथ इस सीरीज का 85वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना और इसका अगला पार्ट भी कल ही रिलीज कर दिया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो का कमेंट टारगेट रखते हैं 12,000 कमेंट्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।